हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आइए आज हम काव्य शास्त्र टेस्ट सीरीज़ भाग 2 देखेंगे। आज के वीडियो में हम 60 से लेकर के 125 तक क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूँ आपको, भाग 1 में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आवश्यक कंटेंट मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ पर बिना समय गंवाए। और यह वीडियो मैं बता दूं आपको, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी या जीआईसी या फिर जीडीसी के लिए, सभी हिंदी विषय से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज 61 से, क्योंकि इसके पहले हमने भाग 1 में 60 क्वेश्चंस देख लिया है। देखिए 60 नंबर का मैं क्वेश्चंस आपको कमेंट में जवाब मांगी थी आपसे। मैं कही थी कि आप 60 नंबर का आंसर कमेंट करके बताएंगे, तो 61 का मैं आंसर बता देती हूँ अभी। 60 में पूछा गया है, 60 नंबर का क्वेश्चन, किस रस का स्थायी शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो 60 का जो जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा आंसर नंबर बी, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो ये आपका कल तक का क्वेश्चन था। आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं 61 नंबर का। आज इसमें पूछा गया है बीभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा जुगुप्सा, आंसर बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में पूछा गया है रौद्र रस का अस्थायी भाव है। तो 62 नंबर में सही हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। 63 में पूछा गया किस रस को रसराज कहा गया है। तो आंसर बनेगा सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 64 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर में पूछा गया है संचारी भाव किसे कहते हैं। यहाँ पूछने के तात्पर्य रस की उत्पत्ति करते हैं, अस्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, अस्थायी भाव को जागृत करते हैं, या फिर रस उत्पत्ति के बाद मनुष्य की चेष्टाएं। तो संचारी भाव क्या है। तो आंसर बनेगा 64 का आपका बी, अस्थायी भाव को क्या करते हैं, पुष्ट करने का काम करते हैं संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में पूछा गया श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, आंसर बन जाएगा आपका 2। और वो 2 कौन कौन से भेद होते हैं आपको पता होगा, संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। तो आप इन दोनों भेदों को ध्यान रख लेंगे। 66 में पूछा गया है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। इस दोहे में श्याम रंग में कौन सा अलंकार है। तो आप बताएंगे कि इस दोहे में श्याम रंग जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है। 66 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 में पूछा गया है अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ये बतिया सुन रुखी। इन पंक्तियों में रस है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, आंसर बनेगा आपका बी, विप्रलंभ श्रृंगार। विप्रलंभ का तात्पर्य यहाँ पे वियोग श्रृंगार से है। विप्रलंभ को हम लोग वियोग श्रृंगार भी बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण से दूर हैं और फिर उनको याद कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में पूछा गया है, 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्तियां हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा रस है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में पूछा गया है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पूछ रहे इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
तो इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। 69 का आंसर बनेगा आपका मेघवन बीच गुलाबी रंग, नील परिधान बीच सुकुमार। तो 69 में आंसर हो जाएगा आपका डी उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, ये देखते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन में। आगे हम लोग 70 नंबर पे, थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं। 70 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, एक अचंभा देखिया रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। इन पंक्तियों में रस कौन सा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 70 नंबर का जो आंसर बनेगा आपका ए अद्भुत रस है, यानी आश्चर्य की बात हो रही है कि सिंह खड़ा है और गाय को क्या कर रहा है, चरा रहा है, यहाँ आश्चर्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 में पूछा गया है, 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में वीर रस का कौन सा भेद नहीं है। तो जानते हैं दानवीर भी होता है, युद्धवीर भी होता है और धर्मवीर भी होता है। कर्मवीर आंसर बनेगा आपका 61 का डी कर्मवीर जो है, वीर रस का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्साह में पूछा गया किस रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो आंसर हो जाएगा आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। 72 का आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 में पूछा गया भयानक रस का स्थायी भाव है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। आंसर बन जाएगा आपका बी। 74 में पूछा गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये तो इजी है, आंसर बनेगा आपका सी रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 में पूछा गया है, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसमें कौन सा रस है। तो आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में हाल में मुकुट बधा था, यानी कि जो सेहरा कह लें या फिर जो माथे पे शादी के टाइम में चढ़ाया जाता है, और हुए कल ही हल्दी के हाथ, यानी कि कल ही अभी हाल ही फिलहाल में उसको हल्दी लगी थी। और कहा गया कि हाय रुक गया यही संसार, यानी कि अब उसका संसार क्या हो गया, रुक गया, यानी कि उसके जीवन से सब कुछ चला गया। बात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नधार, यानी कि ऐसे विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई है। तो आंसर बन जाएगा आपका, इसमें रस पूछ रहा है तो कौन सा रस होगा, 75 नंबर में आंसर बनेगा आपका ये करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 में पूछा गया सौंदर्यम अलंकारः उक्ति किसकी है। तो 66 का आंसर बन जाएगा आपका सी, आचार्य वामन द्वारा यह उक्ति बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 में पूछा गया है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष, ये हार नहीं है, विशेष द्वार है, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है। यह कथन किसका है। तो 77 का जो आंसर बनेगा वो होगा आपका बी, सुमित्रा नंदन पंत का अलंकार के बारे में यह परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में पूछा गया अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो 78 का आंसर बन जाएगा आपका डी, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दा अर्थालंकार और उभया अलंकार 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, इसे आप याद रख लेंगे। देखिए 79 में पूछा गया है, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है। तो ये तो आसान है, अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर बनेगा ए 79 का। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है। तो आप देख रहे हैं त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या बनेगा, वृत्तीय अनुप्रास। आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 में पूछा गया है, जब एक शब्द के 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होने पर प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो तो कौन सा अलंकार होगा। क्या कह रहा है, जब एक शब्द के 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो
होने पर प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, आंसर बनेगा आपका बी। 81 का आंसर हो जाएगा बी, यमक अलंकार होगा। 81 के बाद देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, उपमा के कितने अंग बताए गए हैं। तो उपमा के कितने अंग होते हैं, आंसर बनेगा आपका 4। और वो अंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है, उपमान होता है, उपमेय होता है, उपमान उपमेय, वाचक होता है, वाचक शब्द होता है, और आपका साधारण धर्म होता है। तो ये 82 नंबर का आंसर बन जाएगा आपका डी। 83 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए, पूर्ण उपमा, यानी कि उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पूर्ण उपमा 83 नंबर के क्वेश्चंस में। यानी कि इसमें पूरी बात, चारों जो अभी आपने ऊपर देखा कि 4 शब्द होते हैं, वो चारों शब्द इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 में पूछा गया रूपक अलंकार की परिभाषा है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा कौन सी है, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो, नहीं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप हो। आंसर बन जाएगा आपका 84 का बी, सही जवाब यही आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 85 नंबर का आंसर बनेगा आपका सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 में पूछा गया है, जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ अलंकार होगा। तो जहाँ कारण के बिना कार्य ही हो जाए तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। आंसर बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 में पूछा गया है, हों ही बौरी बिरह बाई के बौरो सब गाँव, कहा जानी ये कहत हैं सासे ही सित कर नाव। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। 87 नंबर की पंक्ति में आपका अलंकार हो जाएगा आंसर नंबर डी, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 में पूछा गया, प्रतीप अलंकार की परिभाषा क्या है। तो पढ़िए आप, देखिए ऑप्शन, जहाँ उपमेय को उपमान द्वारा तिरस्कृत किया जाए, उपमेय को तिरस्कृत किया जाए, नहीं, जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो। तो आंसर बन जाएगा आपका बी। 88 नंबर के क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 में पूछा गया है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार बनेगा आपका 89 का ए, अर्थ अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 में पूछा गया है, 90 नंबर के क्वेश्चन में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कलिही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अलंकार पूछा गया, नियुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, और ये दोहा किसका है, बिहारी का। अगर कभी ये दोहा पूछ ले तो आप ध्यान रख लेंगे। 91 में पूछा गया, जहाँ वास्तविक रूप से विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो आप देख रहे हैं कि विरोध वास्तविक रूप में होगा नहीं, लेकिन आभास होगा कि उसका विरोध का वर्णन किया गया है। तो आंसर बन जाएगा आपका सी, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 में पूछा गया है, मधुवन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, मधुबन को भी मानव रूप में चित्रित किया गया है। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति को मानव रूप में या मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 के बाद 93 नंबर के क्वेश्चन में, 93 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, नीचे 93 से लेकर के 100 तक है और सब में अलंकार ही बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम।
पूरा 93 से लेकर के 100 तक सभी पंक्तियों को और सब में अलंकार बताना है। इसमें पूछ रहा है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यह नाना होना चाहिए, माना नहीं। तो सही जवाब होगा इसमें अलंकार आपका बनेगा विभावना। अभी आपने पीछे देखा कि बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा आपका विभावना अलंकार। देख रहे हैं बिनु पद यानी कि बिना पद का ही वो चल रहा है और सुन रहा है कैसे, बिनु कान यानी कि बिना कान के भी वह व्यक्ति सुन पा रहा है, बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो रहा है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। 94 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया है आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। तो 94 नंबर के क्वेश्चन में आंसर बनेगा आपका सी विरोधाभास। देख रहे हैं आग की बात हो रही है और बिंदु हिमजल के, सिर्फ आभास हो रहा है जबकि विरोध नहीं है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, ये ध्यान रखेंगे पंक्ति, इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यों त्यों प्यासोई रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यों ज्यों पियत अघाय यानी कि जितने वो पी करके अघा रहा है उतना ही वो क्या हो रहा है प्यासा रह जा रहा है। तो यहाँ पे अलंकार बनेगा आपका 95 का आंसर हो जाएगा डी विशेषोक्ति। विभावना का ठीक उल्टा होता है, यहाँ कारण है लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, जबकि विभावना में क्या होता है कि कारण नहीं होता है और कार्य संपन्न हो जाता है। ठीक एक दूसरे के विपरीत अलंकार हैं विभावना और विशेषोक्ति। 96 में पूछा है मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। इसमें आपका अलंकार हो जाएगा मानवीकरण, क्योंकि देख रहे हैं संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है और यह मानवीय क्रियाएं इसमें दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में पूछा गया बंधु न होई मोर यह काना में अलंकार हैं। तो 97 नंबर का क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा आपका अपहनुति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में पूछा गया है पड़ी थी बिजली सी बिकराल लपेटे थे घन जैसे बाल। तो 98 नंबर के क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी यानी बिजली के समान वह विकराल रूप में पड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 में पूछा गया है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार अनेकों एग्जाम में देखने को मिलता है। 99 में सही जवाब हो जाएगा आपका सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर बन जाएगा डी श्लेष अलंकार, यहाँ पर भी है। 101 में पूछा गया निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है। तो आप देखिए दोहा चौपाई रोला इंद्रवज्रा इन सब में से कौन सा मात्रिक नहीं है। तो 101 में सही जवाब हो जाएगा आपका ये दोहा जो है आपका मात्रिक छंद नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है कि इंद्रवज्रा होनी चाहिए थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोहा तो मात्रिक छंद ही होता है, गणना किया जाता है मात्राओं का दोहा में भी चौपाई में भी रोला में भी। आंसर बनना चाहिए था यहाँ पे सी इंद्रवज्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सी आंसर होगा 101 में। 102 में क्वेश्चन पूछा गया है छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद मुख्यतः मुख्य रूप से देखें तो आंसर बनेगा सी दो ही, यानी कि मात्रिक छंद और बाणिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 में पूछा गया 103 गति किसे कहते हैं। तो छंद को पढ़ते समय या किसी भी पंक्ति को पढ़ते समय जानते हैं हम लोग पंक्ति में स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, एक धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं पंक्तियों को पढ़ते टाइम होती है। तो पूछ रहे गति क्या होता है। तो 103 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी
छंद के स्वाभाविक प्रवाह को, यानी कि जो लय के साथ हम पढ़ते हैं, जिस गति के साथ, उसी को यहाँ पे पूछा गया। 104 में पूछा गया छंद को अन्य कौन सा नाम दिया गया है। तो छंद को और क्या कहते हैं हम लोग? छंद को पिंगल भी कहते हैं, और पिंगल मुनि के नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। 104 का आंसर हो गया आपका डी। देखते हैं 105 नंबर के क्वेश्चन में। 105 में पूछा गया है सोरठा चरण के विषम चरणों में सोरठा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। यहाँ पे मात्राएं होनी चाहिए। तो सोरठा छंद उल्टा का विपरीत होता है विषम चरण में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में। तो आपका आंसर बनेगा बी। 11 मात्राएं होती हैं, और यही दोहा का पूछता तो आपका 13 मात्राएं दोहा में होता है विषम चरणों में, और सोरठा में पूछ रहा है तो आपका आंसर बन जाएगा बी। सही जवाब हो जाएगा बी। 11 विषम चरणों के में होती है मात्राएं, सोरठा में। 105 का सही जवाब हो जाएगा आपका विषम चरणों में। 13 उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे दोहा और सोरठा में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए सोरठा के पहले और तीसरे में क्या होता है कि 11 होता है, दूसरे और चौथे पंक्ति में क्या होगा आपका 13 होगा। तो पूछ रहा है विषम चरणों में। 105 का आपका सही जवाब होगा सोरठा के विषम चरणों में। दोहा और सोरठा में कंफ्यूजन हो जाता है भैया। पहले देखिए दोहा में बता रही हूँ। दोहा में होता है आपका पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सोरठा के विषम चरण, यानी कि पहला और तीसरा ही विषम होता है। तो बी सही जवाब हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में पूछा गया चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं। तो 106 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। चौपाई में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवैया किस प्रकार का छंद है। तो सही जवाब हो जाएगा सवैया आपका 107 का जवाब बनेगा बी। बारड़िक छंद है। 108 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है। तो चौपाई जो है मात्रिक नहीं है, यानी कि वार्णिक है। तो आंसर फिर बन जाएगा आपका सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 109 का सही जवाब हो जाएगा ए। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद चौपाई भी है, रोला भी है, हरिगीतिका भी है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी ये सभी। 111 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है। तो सवैया आपका क्या है वार्णिक छंद है। 111 का सी जवाब हो जाएगा। 112 में पूछा गया किस छंद में दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती हैं। तो वो बनेगा आपका सोरठा। अभी ऊपर हमने बताया है दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोहा और सोरठा। 113 में पूछा गया किस छंद के पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आंसर बनेगा आपका ये दोहा में। तो 113 का जवाब हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 में क्या पूछा गया है हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आंसर बन जाएगा 114 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 से लेकर के 30 तक आपको क्या बताना है छंद बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पंक्तियाँ और छंदों का यहाँ पे पहचान करते हैं। पहला दिया है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन के झाई पर श्यामो हरित दुति हुई। तो इसमें हमको छंद कैसे पहचानना है तो आइडिया आपको होगा ही। तो आइए मात्रा गिन लेते हैं 2 2 1 1 2 2 1 2 यहाँ पे क्या होगा 2। आगे दिया है राधा में देखते हैं ये 2 बनेगा यहाँ पे दोनों में 2 2
देखिए यहाँ पे दोबारा देखते हैं, यहाँ पे बनेगा 2 2, फिर होगा 2 1 1 और फिर होगा 2 और 2। तो आप काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, यानी कि 13 हो रहा है पहले चरण में। दूसरे चरण में 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 और 11 12 हो रहा है क्या, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 9 10 11 12। 12 कैसे बन रहा है भैया, इसमें कौन सा छंद होगा 115 में? आपका बनेगा यहाँ पे 11 मात्राएं होनी चाहिए थी, 13 और 11 पे दोहा बनता है, आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपवाद स्वरूप है, बिहारी की यह पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे इसमें कहीं ना कहीं ये अपवाद में है और इसके लिए एक अलग से टिक है, मैं वो बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स हाँ कि ये अपवाद स्वरूप क्यों है बिहारी का दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है? तो 116 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, दोहा छंद। और ये पंक्तियाँ किनकी है? हनुमान चालीसा की है, और बताएंगे आप कमेंट में हनुमान चालीसा किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु नाथ मम संकट भारी, सॉरी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये दूसरी पंक्ति है। ये किस छंद की पंक्ति है? तो ये कौन सा छंद होगा? इसमें 117 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, चौपाई है। यहाँ पे आप गिन सकते हैं, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये गिन लेते हैं। देखिए इसका 2 1 1 1 1 1 1 2 फिर 1 फिर 1 फिर आपका 2 और 2, काउंट करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बन रहा है 16। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 देखते हैं। 118 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। अब देखिए ये पंक्तियाँ कहाँ की है जानते हैं आप लोग, और इसमें पूछा गया छंद कौन सा है? तो 118 में आपका छंद बन जाएगा इंदे बजा, और इंदे बजा का मैं पिछली वीडियो में टिक बताई थी, टीटी जा दो गुरु ला। तो आप देखिए तगड़ तगड़ और जगड़ और फिर 2 गुरु, यानी कि 3 वर्ण 3 वर्ण 6 वर्ण और 3 वर्ण 9 वर्ण और 2 वर्ण 11 वर्ण होगा। और इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 और ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, इंद बज्रा छंद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 में पूछा गया है, लंबा सा ये पंक्ति है, इसमें पूछा गया है, लाटी माँ गुड़ बहुत है सदा राखिए संग गरहा नद नाला पर तहाँ बचावत अंग झपट कुकुर को मारे दुश्मन दवा गिरती नहु कह मस्तक फारे कह गिरधर कबीराय सुनहु हे वेद के पाठी सब हथियार ही छाड़ी हाथ में राखो लाठी। यहाँ पे कौन सा छंद है? तो 119 का सही जवाब हो जाएगा आपका कुंडलिया छंद। और कुंडलिया छंद आप जानते हैं यह संयुक्त छंद होता है, 2 छंदों से मिलकर के बनता है, दोहा और रोला, यानी कि दोहा और रोला से मिलकर के बनता है, देख रहे हैं। और इसका नियम है कि जो एक बार होता है कि जिससे ख़त्म होता है दोहा का जो चौथा चरण होता है ख़त्म होता है, वहीं से रोला का प्रथम चरण क्या होता है शुरू होता है, और इन दोनों को मिलकर के कुंडलीय छंद बनाया जाता है। तो दोहा और
रोला याद रखेंगे। 120 में पूछा गया है, लोल लहर लही पवन, एक पे एक इमे आवत, एक पे एक इमे आवत, जिमिनर गणमन विविध मनोरथ सॉरी। देखिए 120 में पूछा गया है, अरे यार सॉरी, आप लोग क्षमा करेंगे मुझे। लोल लहर लही पवन, एक पे एक में आवत, जिमिनर गणमन विविध मनोरथ करत मिटावत। पूछा 120 में कौन सा अलंकार है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, रोला छंद, सॉरी छंद पूछा जा रहा है ना, छंद, तो यहाँ पे आपका रोला छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बाहुबल बन नाव खेकर दुख का सागर तरो। यहाँ पे कौन सा छंद होगा 121 में, आंसर बन जाएगा आपका हरिगीतिका। और हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 122 में पूछा गया, चंपक अरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुमिलाय। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है, 122 का सही जवाब हो जाएगा डी, 12वें छंद है। और इसमें अलंकार पूछ लें तो आप बताएंगे कि उन्मिलित अलंकार है। ये पंक्तियाँ अलंकार के रूप में एक बार आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप याद रखेंगे इसमें अलंकार है उन्मिलित, उन्मिलित अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 में पूछा गया है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौमित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसमें पूछ रहा कौन सा छंद है, तो आंसर बन जाएगा आपका बी, इंद्रवज्जा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि इंद्रवज्जा का पहचान क्या होता है और 11 वर्ण उसमें होता है। 124 में है, जो राजपंथ बन भूतल में बना था, धीरे उस पर सदा रथ जा रहा था, हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, उठो उधो छटा विपिन की अति ही अनूठी। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है, आंसर बन जाएगा आपका सी, बसंत तिलिका। और बसंत तिलिका में कितने वर्ण होते हैं मैं बताती हूँ आपको। इसमें बसंत तिलिका का मैंने सूत्र बनाया है त भ ज स्क्वायर, यानी कि तगड़ भगड़ जगड़ और स्क्वायर से फिर हो जाएगा आपका जगड़। तो त भ ज और 2 गुरु होगा आपका, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 15। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। 125 में पूछा गया है, लसत मंजु मुनि मंडल, मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञानम सभाम जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो 125 नंबर के क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा दोहा। सॉरी बार बार अलंकार आ जा रहा है, छंद पूछा गया है, तो इसमें आपका छंद हो जाएगा दोहा, सही जवाब हो जाएगा। तो अभी हमने 125 यानी कि 61 से लेकर के 125 क्वेश्चंस सॉल्व किए, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, और इस टाइम जितना हो सके आप टेस्ट करिए, और टेस्ट करके अपना मूल्यांकन करिए। देखिए कौन से जगह पे आपकी त्रुटि है, उसको सुधारने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से आपका कुछ नहीं हो लेकिन मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनः एक बार नमस्कार।